फौजी अदालतों में तोसी, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती इत्तेहादी भी फौजी अदालतों की हिमायत पर हिचकिचाहट का शिकार। जोसेफ कॉलोनी लाहौर हंगामों के 100 से जायद मुल्जिमान अदम सबूत और नाकाफी शवाहिद पर बरी। पुलिस की नाअहली या हुकूमत की अदम दिलचस्पी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने पंजाब में 64 अरब के घपलों और बेज़ाब्तगियों की निशानदेही कर दी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। बाज़ लोगों का कहना है कि अगर पैनामा केस ना हो तो इस जैसे टॉक शोज में किस मौजू पर बात करेंगे। कुछ हद तक ये दुरुस्त है। रोज़ाना की बुनियाद पर और रोज़ाना की समातों की वजह से नया माल। जस्टिस अजमत सईद शेख की बीमारी के बायस अगली समात पीर तक मुलतवी हो गई। तो बट और अहम मसाइल की जानिब। एक, हुकूमती रुकने पार्लियामान और अपोजिशन जमातें फौजी अदालतों की बहाली के लिए 3 मुज़ाकराती मराहल से गुजर चुके हैं और अभी तक ज़्यादा नतीजा खेज साबित ये नहीं हुए। चौधरी निसार की गैर मौजूदगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बज़ाहिर अदम दिलचस्पी नुक्ता तनकीद रहे हैं। प्रोग्राम में जानेंगे कि हुकूमत से क्या सवाल किए जा रहे हैं और क्या जवाब मिले। और 2013 में लाहौर की जोसेफ कॉलोनी में तौहीन रिसालत का एक मसीही शख्स पर इल्ज़ाम, 1 साल बाद उसे फांसी की सज़ा। और जिस हुजूम ने इसी शख्स के रिहायशी मोहल्ले में घरों को आग लगाई, उनको मसीही बिरादरी में दहशत गर्दी फैलाई, 115 बरी हो गए। तो अक़लियती बिरादरियों को क्या पैगाम मिलता है कि उनका जानो माल महफूज नहीं। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। फौजी अदालतों की तोसी के मामले पर बात हम कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इस मुज़ाकराती अमल में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का शाह साहब। शाह साहब, क्या क्या सवालात पूछे हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से और उनके क्या जवाब मिले? अंबर, पहली बात तो ये है कि हुकूमत से 3 नशिस्तें हुई हैं और मैंने ये महसूस किया कि हुकूमत बड़ी हिचकिचाहट से पहले तो उन्होंने तकाजा किया कि इन अदालतों की मुद्दत में तोसी की जाए। आपके इल्म में है कि सनसेट क्लॉज थी और हुकूमत के इल्म में था कि सनसेट क्लॉज लागू हो जाएगी और फ़लाँ तारीख से ये अपनी अफादियत खो जाएंगी। अब हुकूमत पहले हरकत में क्यों ना आई? नंबर 1। मेरा दूसरा सवाल हुकूमत से ये था उन नशिस्तों में कि आप हमें कायल कर रहे हैं, चलिए हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके अपने हलीफ जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान और आपके अपने हलीफ अचक ज़ई साहब इनकी पूरी शदोमत से मुखालफत कर रहे हैं। वो अभी हमें राज़ी दिखाई नहीं दे रहे। आपने उनको कायल किया, वो कायल हो गए या नहीं? कोई जवाब वाज़े नहीं मिला। तीसरा मेरा सवाल ये था कि आप इंटरनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप कह रहे हैं कि हमें तोसी देनी चाहिए। हम ब्रीफिंग मांग रहे हैं और वज़ीर दाखिला हमें ब्रीफ करने के लिए सिर्फ मेंबरान नहीं है, पार्लियामेंट्री लीडर्स को ब्रीफ करने के लिए वो तैयार नहीं है। सवाल है क्यों नहीं? अब तो शाह साहब, वज़ीर चौथा सवाल, आखिरी बात। चौथा सवाल मेरा ये था कि नेशनल एक्शन प्लान हमने इत्तेफाक राय से अप्रूव किया। उसमें जो हिस्से थे जो फौजी क़यादतें पूरे कर रहे थे उन्हें पूरे कर दिए। ज़रब अज़ब भी कामयाबी से आगे बढ़ गई और उनकी जो फौजी अदालतें हैं उन्होंने भी काम कर दिया और मौसर काम किया। आपने जो काम करना था, आपने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना था, आपने जो अपनी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को मौसर और फाल करना था, इन 2 सालों में आपने क्या किया? सिफर, कुछ नहीं। तो कुछ जो बातें हैं, वज़ीर कानून मौजूद थे, उन्होंने इनके जवाब दिए नहीं दिए? क्योंकि अगर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार नहीं थे तो वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद साहब तो थे। जी वो थे, देखिए उनका सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ तक कानूनी इस्लाहात का ताल्लुक़ है वो उनके माहिर भी हैं, उनका सब्जेक्ट भी है, लेकिन वहाँ तो पेशरफ्त हुई नहीं। अब हमें बताना है कि माहौल क्या है। इन 2 सालों में अगर माहौल ये नहीं बना पाए तो क्यों नहीं बना पाए? और अगर आज भी सूरत हाल उतनी संगीन है और आप मामलात को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो आप हमें आइए बताइए, हमें आगाह कीजिए। हमने पहले भी आपको सपोर्ट किया, 21वीं तरमीम में हमने अमेंडमेंट किया, आपको वोट दिया, हम अब भी देने को तैयार हैं, लेकिन हमें कायल तो कीजिए। एक
اور دوسری بات میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ وزیر اعظم کے لیول پر دلچسپی لی گئی، انہوں نے خود سب کو بلایا، سب کو دعوتیں دیں اور سول ملٹری لیڈرشپ کے اندر ایک کنسنسس پیدا کیا۔ اس دفعہ وزیر اعظم اس سے بالکل لا تعلق دکھائی دے رہے ہیں۔ سوال ہے کیوں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کیا تھیوری ہے کہ اگر ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس کی مدت 7 جنوری کو میرے خیال میں ختم ہو گئی تھی فوجی عدالتوں کی، اس کے بعد یہ سارا عمل شروع ہوا ہے مشاورتی، تو کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے، کیا حاصل ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ عمل کرنے کا؟ they're unsure، ان کی اپنے اندر اپنی صفوں میں کلیئرٹی نہیں ہے، وہ ابھی تک ذہنی طور پر مجھے خود قائل دکھائی نہیں دے رہے، وہ قائل ہوں گے تو اوروں کو قائل کریں گے۔ مجھے تو ان کی اپنی گفتگو میں بے پناہ ریزرویشنز اور ہچکچاہٹ دکھائی دے رہی ہے، اور جب ان کے ہاں ہچکچاہٹ ہوگی، ان کے حلیف آن بورڈ نہیں ہوں گے تو دیگر اپوزیشن کو کیسے قائل کریں گے؟ مجھے سمجھائیے آپ۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی جو ہے اسے کافی سخت اس بار مخالفت کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی بیچ کا راستہ اپنا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شفافیت پہ سوالات ہیں، اس کی ایفیکٹونیس پہ سوالات ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف از اڈاپٹنگ اے ویٹ اینڈ واچ پالیسی کہ حکومت کس طرح سے پرسویڈ کرتی ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کوالٹیٹیو چینج آ گیا ہے یا نہیں آیا، اور اگر آ گیا ہے تو ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اگر نہیں آیا تو اب کیا کرنا ہے۔ لیکن حکومت ہمارے سامنے کوئی اپنا پروپوزل پلان تو رکھے، حکومت ہمارے سامنے کچھ رکھ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب ہم بریک رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مسیحی برادری کی اور جوزف کالونی کے، بریک کے بعد۔ حال ہی میں خبر آئی تھی سامنے کہ جوزف کالونی میں جن لوگوں نے، جس ہجوم نے، جو پکڑے گئے تھے گھر جلانے کی وجہ سے، ان کو 115 ان کی تعداد تھی اور ان کو بری کر دیا گیا ہے بغیر کہ ثبوت کافی نہیں تھا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ IA رحمان صاحب۔ رحمان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا پروگرام میں۔ جی رحمان صاحب، 115 افراد بغیر ثبوت کے بری کر دیے گئے، تو یہ پروسیکیوشن کی کمزوری تھی، پولیس کی کمزوری تھی؟ نہیں، یہ تو ایک اوورآل ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ایسا مقدمہ ہوتا ہے جس میں غیر مسلم اور مسلم کسی فساد میں مبتلا ہوتے ہیں تو غیر مسلم کے خلاف تو فیصلہ فوراً آ جاتا ہے۔ جوزف کالونی میں بھی جس غیر مسلم پہ الزام تھا کہ اس نے کچھ کیا ہے، اس کے خلاف تو فیصلہ بہت پہلے آ گیا، اور یہ جو 2014 میں، جی ہاں، اور یہ جو جن لوگوں نے وہاں آگ لگائی اور لوٹ مار کی اور جو کچھ بھی کیا، اس میں 115 آدمی جو نامزد ہوئے، شاید اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ تو بری ہونے ہی ہیں، کیونکہ اگر گواہ نہیں ہیں، کوئی پہچاننے والے نہیں ہیں تو بری ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسی روایت پڑ گئی ہے کہ جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کوئی آدمی غیر مسلم کے حق میں گواہی دینے کو تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے بری ہو جائیں گے۔ تو یہ اس میں پولیس بھی شامل ہوتی ہے، اس میں تمام انویسٹیگیشن والے شامل ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنی ہمدردیاں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ہم قوم پہ کوئی حرف نہ آئے اور انصاف کا خون ہوتا تو ہوتا رہے۔ اس پہ بڑی تشویش کی بات ہے یہ کہ جو گودرے میں ہوا اس میں کیا ہوا، اور یوہان آباد میں ہوا اس میں کیا ہوا، اور اب یہ جوزف کالونی کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں تو حکومت کو۔ جی رحمان صاحب، لیکن یہاں ویڈیو ایویڈنس بھی تو موجود تھی، لیکن نا ویڈیو ایویڈنس پہ تو عدالت میں ذرا فیصلہ کرنے کے لیے ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں پہلے پہچانے جائیں، پھر یہ کیا جائے، اور وہ ہے
اور اس میں پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو ویڈیو میں لوگ تھے وہ انہوں نے رکھے ہی نہ ہوں. یہ بھی جب ہم یہ انویسٹیگیشن آفیسر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس قسم کا فیصلہ برآمد کرنا ہے تو یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ جس کی جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کو پیش نہیں کریں گے, اس کو بک نہیں کریں گے, اور جو اس میں نہیں ہیں ان کو بک کر لیں گے تاکہ ان کے اس پر شناخت کرنے میں دقت ہو جائے. یہ ایک رحمان صاحب آپ نے انویسٹیگیشن آفیسر کا نام لیا, لیکن کیا اس میں حکومت پنجاب بھی اس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے سیاست کی وجہ سے؟ نہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم سب لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے, اور حکومت پنجاب بھی ذمہ دار ہے, حکومت پاکستان بھی ذمہ دار ہے. ہم نے ایک معاشرہ ایسا بنا دیا ہے اور ایسی روایت ڈال دی ہے کہ اس میں ہم کسی سے انصاف نہیں کر پاتے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10-20 لیکن رحمان صاحب, اب کوٹ رادھا کا کیس تھا, وہاں تو پھر کنوکشن آپ کو مل گئی تھی. کس کی کہاں کا کیس تھا؟ کوٹ رادھا کشن جو کیس تھا اس میں تو کنوکشن مل گئی تھی. لیکن نا وہ تو اب ایسی ایک ایسا واقعہ تھا, اس میں کچھ ہم کر نہیں سکتے تھے. اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اس میں کوئی باہر سے آدمی نہیں آئے تھے. جس کا وہ ڈیرا تھا, جس کا وہ مقام تھا, جس کے قبضے میں وہ جگہ تھی, اس کو تو فرار ہونے کا موقع تھا ہی نہیں. اور پھر ایسا ظلم کہ اس کو بھٹی میں جھونک دیا تھا. تو وہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم اب انصاف کے راستے پہ چل پڑے ہیں. یعنی کہ آپ کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایک ایکسیپشن تھا, لیکن ایک رول جو ہے وہ جیسے جوسف کالونی کا کیس ہے. نہیں, دیکھیے نا, یہ یہاں پہ جو لاہور میں جو احمدیوں کی عبادت گاہ پہ جب حملہ ہوا تھا اس میں کتنے آدمی مارے گئے تھے, اس کیس میں بھی کچھ فیصلہ تو آ گیا تھا 1-2 آدمیوں کے خلاف. لیکن یہ تو بالکل ہی ایسے ہیں جہاں ہمیں مینیج کرنے کی گنجائش نہیں رہتی, وہاں کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام عدل کی, نظام پروسیکیوشن کی ہمارا جو رویہ ہے اس پہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, اور اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کیا کیا جائے کہ اس ملک میں سب کو برابر انصاف مل سکے. جی, انصاف کی آپ نے بات کی, لیکن اب دیکھا جائے تو پنجاب میں بہت اعلیٰ قسم کا فورنزکس لیب وغیرہ یہ سب چیزیں موجود ہیں, اس کے باوجود پھر ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ جو زیادتی کے جو مراکز ہیں اور جو تنظیمیں ہیں وہ بھی پنجاب میں ہی ہیں. جو سب سے زیادہ غیر مسلموں کو ہدف بناتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں. نفرت کا کھیل ہے وہ بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہی ہے. بڑا افسوس کی بات ہے, میں خود پنجاب میں رہتا ہوں, مجھے افسوس ہوتی ہے یہ بات کہنے میں. اور اگر ہم دوسری طرف جائے تو جیسے ماڈل ٹاؤن کا کیس تھا, صرف غیر مسلم نہیں, وہ بھی کیس, اس کا بھی نتیجہ کچھ ابھی تک نکلا نہیں, 3 سال سے وہ پرسیو کیا جا رہا ہے. لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنی غیر مسلم کے ساتھ ہیٹ پریچ کرنے کی تنظیمیں ہیں وہ سب یہاں پہ ہیں, اور ان کا پورا اثر ہے, اور وہ سماج میں سرایت کر چکی ہیں. اور یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ اس میں دیکھیے غیر مسلموں کا نقصان تو ہوگا جو ہوگا, لیکن آپ اپنے معاشرے کو برباد کر دیں گے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو HRCP نے ایک انویسٹیگیشن کی تھی, تحقیق کی تھی, اور وہاں بھی یہی کہا گیا تھا کہ کچھ جو غفلت تھی وہ پولیس کی جانب سے تھی. جی ہاں, تو پولیس نے ان کو خالی کرا دیا تھا نا. یعنی ان سے وہاں ایسے ہیراسمنٹ پھیلائی گئی کہ ان سے کہا گیا کہ نکل جاؤ. وہ سب چلے گئے, گھر چھوڑ کے چلے گئے, اور جب گھر چھوڑ کے چلے گئے تو پھر لوگ آئے اور ان کے گھروں میں لوٹا پہلے, اور جو چیز لوٹ نہیں سکتے تھے اس کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آئے رحمان صاحب, اب وقفے پہ جا رہے ہیں, اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب پہ ہی, لیکن اس بار آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں اس پہ.
वेलकम बैक टू द शो। ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में 64 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है। शिराज हसनात की इस रिपोर्ट में कुछ तफसील देखिए। ऑडिटर जनरल की साल 2014-15 की रिपोर्ट ने शफाफियत के बड़े बड़े दावों और बदतरीन कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि पंजाब में 18 सरकारी महकमे करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने में पेश रहे। सूबे में सबसे ज्यादा बेज़ाब्तगियां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हुई, जो 28 अरब रुपए से जायद की हैं। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में 8, महकमा दाखिला, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और एजुकेशन कमीशन में 5-5 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द हुई। करप्ट अनासिर ने महकमा सेहत में 3 अरब, महकमा जंगलात और फिशरीज में 2-2 अरब का टीका लगाया। और तो और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा ज़राअत, खुराक, तालीम और लाइफ स्टॉक भी बदउनवानी से पाक न रहे, जबकि रही सही कसर महकमा खजाना में लूट मार और बोगस चालानों ने निकाल दी। पंजाब में सरकारी इदारे वसाइल और इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल करते रहे, मगर कोई हिसाब मांगने ना आया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी शिराज हसनात। तफसील कुछ तो बता दी आपने पैकेज में, लेकिन 18 महकमे हैं और बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ, घपले। तो सबसे ज़्यादा जो 18 महकमे हैं, सबसे ज़्यादा किस महकमे में, आपने कुछ तो अपने रिपोर्ट में बताया था, और किस किस्म की बेज़ाब्तगियों की बात कर रहे हैं हम? अच्छा अंबर, ये 2014-15 की रिपोर्ट थी जो ऑडिटर जनरल ने इसको 15-16 में कंप्लीट किया और अब वो 15-16 के ऊपर काम कर रहे हैं। और PMLN का ये दौर था और इसी टेन्योर में ये सारी की सारी बेज़ाब्तियाँ की गई। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की वो ये की कि जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का हिसाब लगाया कि किस महकमे में कितनी बेज़ाब्तगी हुई है, वहाँ पे इस चीज़ की भी पॉइंटेशन की कि आज तक उस महकमे का कोई अफसर, कोई अहलकार, कोई नैब, कोई एंटी करप्शन कभी कोई उन्हें पूछने नहीं आया, उनसे कोई हिसाब लेने नहीं आया। डिपार्टमेंट के अंदर भी चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं था जिससे पता चल सके कि अगर किसी को कोई ज़ायद अदायगी की गई है, कोई रकम नहीं ली गई, कोई ज़मीन पर कब्जा हो गया है, बोगस चालान आया है, तो उसको वेरीफाई किसने करना है। सेक्रेटरीज जो तमाम डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके ऊपर मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, एक फ़ौज दर मौज बैठी हुई है, मगर किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि वो आए और आगे देखे। मैं सिर्फ लेकिन जाहिर है आपने जो बात की कि कोई किसी अफसर को उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, तो जब रिपोर्ट आने के बाद होता है या महकमे के अंदर ही, क्योंकि इंटरनल ऑडिट भी होता होगा? जी बिल्कुल। पहले प्रोसेस ये होता है कि हर चीज़, अगर कोई ऑडिट देना है तो आपने पेपरा रूल्स के ऊपर देना है, उसका अखबार में इश्तिहार देना है, टेंडर देने हैं, उसमें जो लॉयस्ट बिडर होंगे उनको स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने करना है। सबसे ज़्यादा जो बेज़ाब्तियाँ इस ऑडिट रिपोर्ट में है वो हर महकमे में टेंडर्स के ऊपर है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं किया। अगर मैं सिर्फ महकमा दाखिला की बात करूं, जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके अंडर पुलिस भी है, जिसके अंडर आपकी जेल भी है, तो सबसे ज़्यादा घपले इसमें हुए हैं। DPOs ने किस तरह इख्तियारात को इस्तेमाल किया। कई ऐसी फंडिंग है जिसको हम खुफिया फंडिंग भी कह सकते हैं कि ना ही उस रकम का आने का हिसाब तो है, मगर DPOs ने अपनी सवाबदीद पे किसको वो रकम दी उसका कोई जवाबदेह नहीं है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। जेल खाना जात के अंदर कैदियों के नाम पर जो टेंडर्स की बेज़ाब्तियाँ, यानी सिर्फ एक IG जो प्रेजेंट IG हैं, उनके ऊपर 2 अरब से ज़ायद के जो इल्ज़ामात हैं टेंडर्स में घपलों के, खुराक खरीदने के, दीगर इंतजामात के, कैदियों के नाम पर सिर्फ वो किए गए। महकमा खजाना जो इसका रिस्पॉन्सिबल है सारी फंडिंग का, उसकी भी मनफी रेटिंग दी गई है इसमें। और अरबों उनके पास बोगस चलान जमा होते रहे, उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया। स्टैम्प ड्यूटीज़ उनके पास होती नहीं, कोई वेरीफाई नहीं किया। जो इवन बोगस डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने मुख्तलिफ बैंक्स और मुख्तलिफ कंपनीज़ को लोन दे दिए, लोन सेंक्शंस कर दिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, कोई उनसे पूछने नहीं आया। तो सिस्टम ये होता है कि जो सेक्रेटरी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हर चीज़ का इंटरनल ऑडिट करके वो इस रिपोर्ट को क्लियर करते हैं। और ऑडिटर जनरल की बारी आखिर में आती है जब वो अपनी रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, जब वो रिपोर्ट एज पर द बजट, जब वो उस बजट के मुताबिक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, या ऑडिटर जनरल खुद आके वो रिपोर्ट उनसे लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें मिसिंग होती हैं वो फिर उसको पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, ये भी इस पे वजाहत की जाए कि ये हम बेज़ाब्तगी इसको कह रहे हैं, हम फिलहाल इसको करप्शन कह सकते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ भी हैं और करप्शन भी हैं। करप्शन ऐसे हैं कि अगर एक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये टेंडर जो है वो लोएस्ट बिडर को देना था और अगर वो हाईएस्ट बिडर को दे रहा है और उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा, अगर वो पेपरा रूल्स की वायलेशन कर रहा है, तो फिर वो करप्शन के ज़मरे में उसको कंसिडर कर रहे हैं कि उसका इसका मतलब है कि उसकी कोई मिली भगत थी जिसकी वजह से उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। नेग्लिजेंस और इरेगुलरिटीज़ में ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एज एन ऑफिसर है कि मैंने ये पैसे रिकवर करने हैं, मैंने ज़मीन का कब्जा छुड़ाना है, या मेरे अंडर अगर कोई जाली डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया तो मैंने उसको वेरीफाई करना है, लेकिन मैंने नहीं किया, तो वो मेरी नेग्लिजेंस और इरेगुलरिटीज़ है जिसका खुमियाजा पंजाब गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा है। और ये 64 अरब की बेज़ाब्तियाँ पंजाब के अवाम ने जो टैक्सेस जमा कराए थे, जो बजट दिया जाता है, उसमें से ये निकली हैं और सारा का सारा जो बर्डन है वो अवाम पे पड़ा है। गवर्नमेंट को जो है वो उसके अपने लोगों ने मामू बनाया। इस पूरे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये है मामू बनाया, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपने जो बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जो है बेज़ाब्तगियाँ नजर आई, तो कुछ बता सकते हैं तफसील इसके बारे में? जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो मेजर आया, जिस तरह चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ है, उसके बेतहाशा प्रोजेक्ट थे। चोलिस्तान में इन्होंने पानी के प्रोजेक्ट देने थे, ग्रीनरी के प्रोजेक्ट देने थे, कई प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर काम नहीं किया जा सका। और सिर्फ चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर 8 बिलियन का जो स्कैम है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं और करप्शन है, वो ऑडिटर जनरल ने पॉइंट आउट किया। इसी तरह इनकी जो, क्योंकि इनके अंदर LDA भी आता है, अब LDA के अंदर कितनी स्कीम्स थी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बता रहे हैं, तो उसके जो सब सेक्शंस हैं, जो सब क्लॉज हैं, उसमें एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर जो रेवेन्यू में फॉल करता है वो बताया गया, क्योंकि ज़मीनों के घपले हैं। और इसमें असल चीज़ की ये पॉइंटेशन भी की गई है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, ना सिर्फ उनकी बंदरबाट की गई है, बल्कि महकमे ने ये जहमत करना भी गवारा नहीं की कि वो किसी को जाके पूछ सकें या किसी ज़मीन का कब्जा वापस ले सकें। सो वो सारा कुछ भी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में जितनी उसकी कॉस्ट थी, ऑडिटर्स ने वो कॉस्ट उनके ज़िम्मे डाली है। अच्छा, इसके अलावा जो एक परेशान कुन बात है, महकमा सेहत, जी, वहाँ भी बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ, रेगुलरिटीज़, मिसिंग फंड्स जिसको आप कह रहे थे, वो भी नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, महकमा सेहत का तकरीबन 3 अरब 62 करोड़ की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया। मतलब इनकी एक, अब ये चीज़ देखें कि पंजाब के हॉस्पिटल्स में बेड ना होने की वजह से लोग अस्पतालों के फर्शों पे मर रहे हैं, इनकी ये सूरत हाल है। तो ये स्टेंट वाला इशू आया, स्टेंट वाला इशू है जी, मेडिसिन का इशू भी आ रहा है। तो 65,600 पाउंड के एक गैर मुल्की कंपनी को इन्होंने अदायगी की, पाउंड्स में 65,000 प्लस, ठीक है। और 16 बेड्स इन्होंने लेने थे, बिल्कुल लेटेस्ट इक्विप्ड बेड्स, ICU मोटराइज्ड बेड्स इनको नाम दिया गया, और वो बेड इस अदायगी के बावजूद हासिल ही नहीं किए गए। किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि वो पैसे चले गए, लेकिन जो चीज खरीदी गई थी वो वहां नहीं थी। बिल्कुल, और वो वापस नहीं आई। इसी तरह हॉस्पिटल्स की कंडीशंस बताई गई हैं, बस सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रांसफर्स होने के बावजूद सरकारी रिहायशगाहों पर काबिज हैं, पैसे वो नहीं दे रहे, प्राइवेट फर्म्स को अदायगी की गई, ज़ायदुल मयाद अद्वियात खरीदी गई, ये सब। यानी इसमें सिर्फ वो ये चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि इरेगुलरिटी कैसे हो गई, वो ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअली इन्होंने किस तरह इरेगुलरिटी की है। ज़ायदुल मयाद बिल्कुल जो नियर टू एक्सपायरी थी, वो मेडिसिन खरीदी गई और ऑब्वियसली जब वो एक्सपायर होगी तो उसको वापस ही नहीं किया गया और उसको रखा गया और बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो मिलियंस एंड बिलियंस के ये छोटे छोटे अमाउंट करते हुए 4.25 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ महकमा सेहत में किया गया, हायर एजुकेशन में किया गया, खजाने में किया गया। बट यू जस्ट नेम एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, द मेन वन, जहाँ पर हायर एजुकेशन में एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सिर्फ छोटी सी चीज़ है कैंटीन के ठेके। और अभी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सरकारी जब कैंटीन में छापे मारे तो वो चीज़ें वहाँ से निकली हैं कि नो वन कैन इमेजिन के स्टूडेंट्स क्या खा रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन्स के अंदर थे। तो ये पता चला है कि उनका कैंटीन्स का कोई हिसाब नहीं है, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिए, किसने कहाँ से दिए, क्या है और स्टूडेंट्स को क्या खिलाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे यही जाहिर होता है ना कि जो करप्शन है वो जाहिर है शुरू नीचे, सबसे नीचे लेवल से होती है। आप कह रही हैं DPO हो चाहे सरकारी डॉक्टर हो, वो काबिज होते हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम, मगर ओवरसाइट नहीं होती। लेकिन बात यह है कि एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बिलियंस ऑफ रुपीस के टेंडर दे रहे हैं वो एक छोटा क्लर्क नहीं दे सकता। ये बिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स यही है ना कि हर सतह पर जिसको जहां मौका मिला। इस ऑडिटर की रिपोर्ट 64 बिलियन एक बहुत बड़ी 18 प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, और इसमें कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिस तरह उस जमाने में जो सेहत का इशू है, CM पंजाब वाज द हेल्थ मिनिस्टर, बिल्कुल, तो अब वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आती है। और अभी भी उन्होंने जो एलोकेट किया आगे अपनी मिनिस्ट्री को, वो भी इसलिए कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इसी तरह ये जो सारे अब मिनिस्टर इंटीरियर आपके पास नहीं है काफी अरसे से, काउंटर टेररिज्म बना दिया है, तो कोई पूछने वाला नहीं है होम डिपार्टमेंट को। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होम डिपार्टमेंट की जो है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन इंटीरियर फेडरल से हो रही है या CM पंजाब उसको डील कर रहे हैं। कुछ अथॉरिटीज राना सनाउल्लाह को भी दी हुई है। तो मकसद ये था कि जितने ऑफिसर्स थे जो बड़े बड़े गबन थे वो सारे उन ऑफिसर्स ने किए।
اور ان سے اس اماؤنٹ کے اور ان کو اس آڈٹ رپورٹ میں کوٹ کیا گیا ہے. میں ایگزامپل ڈی پی او فلانے نے اتنے پیسے لے لیے, آئی جی نے یہ کر دیا. چھوٹے لوگوں کے بارے میں صرف یہ بتایا گیا کہ اگر وہ کینٹین کا ٹھیکہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے پوچھا نہیں, کسی کو دیا نہیں. اگر وہ قبضہ چھڑا سے دیا نہیں, کئی زمینوں پہ قبضے کرا لیے. گندم کا باردانہ مائنر ایشو ہے, لیکن ملینز کے باردانے کے آتے ہیں, اور محکمہ خوراک زراعت میں یہ عام ایشو رہا ہے کہ باردانہ لوگوں کو نہیں ملا اور وہ کہاں گیا. نو باڈی از آنسریبل فار دیٹ. آنسریبل نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر آڈیٹر جنرل کی رپورٹس آتی رہی ہیں. ہم کچھ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اس سے اور گزشتہ کچھ رپورٹس جو آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو اس دفعہ 2014-15 کی رپورٹ دی گئی, اتنے بڑے پیمانے پہ آڈیٹر جنرل نے ابھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ہیں. ابھی آہستہ آہستہ اس میں سے اور چیزیں بھی نکل رہی ہیں. آڈیٹر جنرل اپنی رپورٹ میں ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ رپورٹ پبلش کرنے کے بعد گورنمنٹ کو بھجوا دیتے ہیں. دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ کہ جہاں جہاں جو ایررز اور پوائنٹیشن ہے وہ اس کو کلیریفائی کریں, ریموو کریں. اس رپورٹ کو آئے ہوئے کافی 2-3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو ان کے چیپٹرز بھی بھجوا دیے گئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کام کریں. لیکن چونکہ وہ ڈپارٹمنٹس ڈائریکٹ انوالو ہیں, وہ کس طرح اب خود ہی چور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں, وہ کیوں اس کو کریں گے؟ اور ان کے پاس اس کا یہ ایکسکیوز ہے جی ہمیں ڈاکومنٹس نہیں مل رہے, نہیں جی ایسے نہیں ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ تو کچھ پیناما کیس والا معاملہ لگ رہا ہے اب تو. بس انہی کو یعنی ڈاکیومنٹس نہیں مل رہے. لیکن اب محکمہ خزانہ ساری رسپانسبلٹی فنڈز کی اس کی ہے, اس کے اپنے اندر جو ہے وہ بلینز کے اسکیم ہے کہ انہوں نے ایلوکیشن آف فنڈز غلط کیا ہے, کیا کیا کیا. تو وہ آڈیٹر جنرل بھی انہی کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گے. وہ خود بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اچھا, کتنا ظاہر ہے کتنا فنکشنل ہے کرپشن کا جو پکڑنے میں لوگوں میں پنجاب میں حکومت مطلب صوبہ پنجاب میں؟ دیکھیں اینٹی کرپشن اس میں کام کر رہی ہے, اور پچھلے کچھ عرصے میں اس کو تھوڑا سا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو who is supposed to be very close and with the CM پنجاب, پچھلی ان کی شاید پروموشن بھی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ ان کے کچھ ایفیلیشنز تھی, تو ان کو یہاں پہ اب ڈی جی اپوائنٹ کیا گیا ہے. کلیم وہ بہت بڑے بڑے کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ میں جب ہم پھر آگے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں نا, اب انہوں نے کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ کیا جی, اس کے اندر ایک مقصد تو یہی تھا کہ مڈل مین کو ختم کیا جائے اور وہ جو پیسے کھاتے ہیں بیچ میں وہ بات. اب اس کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا اسکیم ہوا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک لینڈ جو تھا بیریا ٹاؤن کے پاس, اس کو باقاعدہ طور پہ جو سرکاری عملہ تھا اس کی ملی بھگت سے ٹرانسفر کیا جا رہا تھا. وہ تو اچانک جسے کہتے ہیں اس کی کوئی کمپلینٹ ہوئی, اس پہ چیک کیا گیا تو پتہ چلا. تو اینٹی کرپشن اپنے تین کوشش کر رہا ہے, مگر اگر آپ اینٹی کرپشن کے اگر آپ پروکلیم افینڈرز پہ جائیں جو اشتہاری ہیں, تو ہر سرکاری محکمے میں ایون ان کے اپنے محکمے بھی ان کے آفیسرز جو ہیں وہ اشتہاری ہیں, لیکن دے ڈونٹ ہیو فورس, دے ڈونٹ ہیو دیٹ پاورز کہ وہ اس کو پکڑ سکیں, اس کے اوپر جا سکیں. چھوٹے لوگوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں جس پہ ڈال سکتے ہیں. کوئی بڑا نام آپ نے پنجاب میں ابھی تک نہیں سنا ہوگا کہ جس کو کسی نہ کسی میجر کرپشن ایلیگیشنز میں پکڑ لیجیے. اور یہی حال انفارچونیٹلی وہاں پہ نیب کا بھی ہے کہ وہ ان کا جتنا لمبا پروسیس ہے اتنی دیر میں وہ بندہ پلی بارگن کر کے باہر آ جاتا ہے. بات یہ ہے پلی بارگن کی جو ہے کہ وہ پیسے واپس دے دیتے ہیں اور ان کو سزا نہیں ملتی. تو یہ سارا شور ظاہر مچا تھا جب بلوچستان میں ملینز آف روپیز کا جو سارا گھپلا ہوا تھا. پلی بارگن استعمال کیا جاتا ہے پنجاب میں بھی؟ جی بالکل. اس کے دو طریقے ہیں, ایک آفیشیل ہے ایک ان آفیشیل ہے. آفیشیل کے لیے آپ نیب کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور آپ اس کو دے کے نکل جاتے ہیں. ابھی دیکھیں, ابھی ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر کو کورٹ نے ہٹایا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب انہیں بار بار مجاہد کامران کو تعینات کر رہی تھی, کورٹ کے آرڈرز میں ان کو ہٹایا گیا ہے. تو ان کے اوپر جو ایک میجر ایلیگیشن تھا وہ ایک نجی پرائیویٹ کمپنی کو پنجاب یونیورسٹی کی لینڈ دینے کا تھا. اس کے اوپر اور میجر ایلیگیشنز تھے, وہاں اس پہ کلیئر کر دیا گیا. ابھی پی سی بی کی ابھی ایون نیب جو ہے ایک انکوائری کر رہا ہے کہ پی سی بی نے بولنگ ٹیسٹ کے لیے مشینز منگوائی تھیں, اور اگر آپ کو یاد ہو تو حفیظ کو انڈیا بھجوایا گیا تھا بولنگ ٹیسٹ کے لیے, سعید اجمل انڈیا گئے تھے. تو وہ مشین پچھلے 5 سال سے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. دے اسپینڈ ہیوج اماؤنٹ فار دیٹ مشین اینڈ دے ور ناٹ یوٹیلائزنگ اٹ. تو وہ یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انکوائریاں تو یہ کر رہے ہیں اور دوسری انکوائری, لیکن انہوں نے ختم کب ہونا ہے؟ کیا جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ پہنچیں گے, یا اس سے پہلے یا تو ذمہ دار اس ایج میں جا کے مر جائے گا یا پھر یہ اس سے پلی بارگین کی آپشن دے دیں. تو پنجاب میں the people are not so hopeful about the relevant action of the concerned ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا, سزا بھی دی جائے گی. شراز اسناد بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آگے بڑھتے ہیں. پاکستانی عوام کے لیے اللہ اللہ کر کے کرکٹ کے میدان سے خوشخبری آنا شروع ہو گئی ہے, اور آج پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر بلائنڈ T20 ورلڈ کپ میں تیسری بار کامیابی اپنے نام کر لی ہے.
की कारकर्दगी से मायूस आवाम के लिए ब्लाइंड क्रिकेट टीम का एक और तोहफा। ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। भारत में खेले जा रहे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कौमी ब्लाइंड टीम को जीत के लिए 205 रन का हदफ दिया गया, जो कौमी ब्लाइंड टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जफर ने 88 और जफर अली ने 45 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। पाकिस्तान ने 2020 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराते हुए फातिहाना आगाज किया था, जबकि अपने दूसरे मैच में शाहीनों ने इंग्लैंड को 94 रन से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया था। पाकिस्तान कल अपना चौथा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का ये दूसरा टूर्नामेंट है। 2012 में मुनक़िदा टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। ये तो हुई खुशखबरी आज की, और इस पे और दीगर मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना अजीज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लीना फॉर गिविंग अस टाइम। पर आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लीना, ब्लाइंड क्रिकेट टीम की ये पहली कामयाबी नहीं है ना, ये सिर्फ पहली बार इंडिया को शिकस्त दे रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल टीम। इट इज डन रियली वेल। बहुत सालों से बड़ा अच्छा करे, बल्कि बहुत पहले सरफराज नवाज साहब के साथ मैंने एक मैच पे कमेंट्री भी की थी, तो ये काफी पुरानी बात है। ये जब से ही अच्छा कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। हालांकि ये डिसेबल्ड लोग हैं, फिर भी इनके पास फैसिलिटी कम है, पैसे नहीं है, फिर भी दे वर्क हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग नेम फॉर देयर कंट्री, तो जबरदस्त बात है। ठीक है, अभी इससे पहले लीना हम बात कर रहे थे पीसीबी में एक घपले की, और ये है बॉलिंग मशीन्स के हवाले से पीसीबी ने खरीदे थे, तो ये क्या मामला है, थोड़ा सा कुछ बता सकती हैं? हाँ, ये कुछ तौकीर ज़ियाक साहब के वक्त आई थी ये मशीन, जो एक्शन को करेक्ट करने के लिए मंगाई गई थी, लेकिन हुआ ये था कि कई सालों से इस पे कपड़ा ही पड़ा रहा, बिकॉज हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं थे। करोड़ों की मशीन आई थी, लेकिन कोई ऑपरेटर ही हमने नहीं ट्रेन किया, तो बावजूद कि मशीन करोड़ों की आई हुई थी और उसमें जो कमीशन आए होंगे और जो भी हुआ होगा तो सबको ही पता होता है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए हमने किसी को ट्रेन नहीं किया, और उसके बावजूद हम दूसरे मुल्कों में जाके, कभी इंग्लैंड में, कभी इंडिया में, कभी साउथ अफ्रीका में, हमारे बॉलर्स हाल ही में हफीज, उससे पहले अजमल जाते रहे, और उस पर हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। एवरी टाइम अ प्लेयर गोज फॉर टेस्टिंग हिज एक्शन, तो रहना खाना पीना, टेस्टिंग की फीस, वो सारा कुछ होता है। इसके बावजूद कि हमारे पास मशीन थी और उस पर कपड़ा पड़ा रहा, और सालों से आई हुई है वो, तो सिर्फ जो नाअहली होती है उसकी वजह से हमें इतने नुकसान हो जाते। ठीक है, अब लीना, क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट टीम की कामयाबी तो बहुत अच्छी, लेकिन अब हम जरा कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पे बात करें। ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ। नहीं, देखिए अंबर, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा डिफिकल्ट टूर था। हमने सबने बड़ी तनकीद की टीम पे, ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की वीकेस्ट टीम है आज तक जिसमें पाकिस्तान गई है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि 95 से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, जबकि वसीम, वकार, शुएब अख्तर अपने फुल प्राइम उस पे थे, उस वक्त भी नहीं जीता कभी। तो ऑस्ट्रेलिया में किसी भी एशियन टीम के लिए जीतना जो है आसान नहीं होता, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है ग्रास रूट लेवल पे है। क्लब क्रिकेट नहीं है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। कोई स्कूल क्रिकेट नहीं है जिससे क्रिकेटर्स निकलते थे। पुराने जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज और जो FC कॉलेज के मैचेस होते थे वो उस तरह होते थे जैसे टेस्ट मैच हो रहे हैं, जहाँ से जो नर्सरीज थी, क्लब क्रिकेट और ये कॉलेज क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वो सारी भी जो है मामलात, वो भी देखने की जरूरत है। तो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन दौरा अच्छा नहीं किया या न्यूजीलैंड का दौरा, बल्कि काफी जो और मामलात हैं वो भी देखने की जरूरत है। स्कूल क्रिकेट को देखने की जरूरत है, कॉलेज क्रिकेट को, क्लब को। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का लीना। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल भी मौजूद है। जाने से पहले आपको लिए चलते हैं तुर्की, जहां सालाना हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आगाज हो गया है। मजीद इस रिपोर्ट में, और मेरी तरफ से खुदाफिज। तुर्की के तारीखी मकाम कैपेडोकिया में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें रंगीन गुब्बारों ने आसमान पर ऐसे नज़ारे तरतीब दिए कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह पाए।
दिलकश वादी कैपेडोकिया में मुनक्किदा इस फेस्टिवल में दुनिया भर से कई अफराद शरीक हुए और कुदरती हुस्न से माला माल इस तारीखी इलाके में खूब लुत्फ अंदोज हुए। तुर्की में वाक़ई कैपेडोकिया का कुदरती हुस्न अपनी मिसाल आप है। यहाँ वाक़ई हजारों साल पुराने आतिशफशाई अमल के नतीजे में कायम होने वाले इन पत्थरों के मीनारों को फेरी चिमनी का नाम दिया जाता है और इस कुदरती हुस्न को सराहने के लिए हर साल दुनिया भर से सयाह इस फेस्टिवल के लिए कैपेडोकिया आते हैं। इस मकाम की एक और खास बात यह है कि यहाँ आबाद अफराद ने इंतहाई महारत से पहाड़ों में अपने घर और इबादत गाहें कायम की हैं, जो अब सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। इस मौके पर मुतअद्दिद अफराद हॉट एयर बलून्स को अपने हाथों से सजाकर आसमान की बुलंदी पर मुनफरिद सफर करके न सिर्फ दिलकश इलाके की सैर करते रहे बल्कि तस्वीर और वीडियोस बनाकर इस फेस्टिवल को अपनी जिंदगी की यादगार लम्हात में भी शामिल कर लिया।